नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सभी चुस्त दुरुस्त मस्त होंगे और अपने जीवन को एंजॉय कर रहे होंगे तथा लगातार सीख रहे होंगे। मैं प्रेम, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीएसएम पीजी कॉलेज, ज्योग्राफी डिपार्टमेंट कन्नौज, आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल लर्न ज्योग्राफी में। दोस्तों, इससे जो पिछले वाला वीडियो था उसमें हमने देखा कि तापमान और ऊष्मा में क्या अंतर होता है। तापमान को प्रभावित करने वाले यानी तापमान वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं या तापमान वितरण को नियंत्रित करने वाले कारक कौन से हैं, जिसमें हमने देखा था आपसे अक्षांश का प्रभाव, दूसरा था सागर तल से ऊंचाई, इसके बाद था सागर से दूरी, फिर स्थल एवं जल का स्वभाव, इसके बाद था आपका धरातलीय ढाल, धरातलीय विशेषताएं, प्रचलित पवन, सब महासागरीय धाराएं और मेगा आच्छादन यानी क्लाउड कवर। इसके बाद हमने तापमान के लंबवत वितरण की बात की थी। अब हम बात करते हैं, इस वीडियो में आपसे बात करेंगे तापमान के क्षैतिज वितरण की। चलिए मित्रों, शुरू करते हैं आज का लेक्चर। स्टार्ट करते हैं। समान रूप से तापमान भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर कम होता जाता है। इस तरह अधिकतम तापमान निम्न अक्षांशों में तथा न्यूनतम तापमान उच्च अक्षांशों में मिलता है। यहाँ आपको ये जान लेना चाहिए कि निम्न अक्षांश कौन सा होता है। तो जो भूमध्य रेखा का क्षेत्र होता है वो निम्न अक्षांश है, और जो ध्रुवों के पास वाले क्षेत्र होते हैं ये उच्च अक्षांश के क्षेत्र होते हैं। आगे देखते हैं। परंतु स्मरणीय है कि अधिकतम तापमान भूमध्य रेखा पर या उसके पास ना होकर कर्क तथा मकर रेखाओं के पास होता है। क्यों? क्योंकि भूमध्य रेखा के समीपस्थ भागों में आकाश के बादलों से आच्छादित रहने के कारण सभी सूर्य तप धरातल को गर्म करने के लिए प्राप्त नहीं हो पाता तथा अधिकांश ऊष्मा वाष्पीकरण में खर्च हो जाती है। जबकि कर्क तथा मकर रेखाओं के पास खुले आकाश के कारण सौर्यिक ऊष्मा अबाध गति से धरातल पर पहुंच जाती है। इसलिए अधिकतम तापमान कहाँ पे मिलता है? तो अधिकतम तापमान आपका अधिकतम तापमान आपका कर्क और मकर रेखाओं के पास मिलता है, ना कि अधिकतम तापमान भूमध्य रेखा पर मिलता है। जबकि है क्या, जो भूमध्य रेखा है वह सबसे अधिक सूर्य तप प्राप्त करती है। हम आगे देखते हैं। समताप रेखाएं क्या होती हैं? समान तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को समताप रेखा यानी आइसोथर्म होती है। यानी हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि मानचित्र पर वह रेखा जो समान तापमान वाले बिंदुओं को मिलाती हुई खींची जाती है उसे हम समताप रेखा यानी आइसोथर्म कहते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें सभी स्थानों के वास्तविक तापमान को सागर तल के तापमान के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। इस तरह समताप रेखाएं किसी भी स्थान का वास्तविक तापमान ना बता करके सागर तल के तापमान को बताती हैं। यानी कि तापमान की गणना जो की जाती है वह सागर तल के तापमान से की जाती है। ठीक है मित्रों, आगे देखते हैं। अब है तापमान का प्रादेशिक वितरण कैसा है, देखते हैं। ग्लोब को तापमान की दृष्टि से कुछ ऐसे खास प्रदेशों या मंडलों में विभक्त कर देते हैं जिनमें तापमान का वितरण तथा उनकी विशेषताएं लगभग समान होती हैं। अब ग्लोब क्या होता है? ग्लोब ये पृथ्वी का मॉडल है एक, जो आपने देखा होगा डिपार्टमेंट्स या कई सारी जगहों पर ग्लोब को देखा होगा। तो उसे कुछ मंडलों में बांट दिया जाता है या प्रदेशों में, किस आधार पर? तापमान के वितरण और विशेषताओं के आधार पर बांट दिया जाता है। इन मंडलों का सीमांकन अक्षांशों के आधार पर किया जाता है। यानी कि पूरे ग्लोब को तापमंडलों में बांटने का आधार क्या है? तो अक्षांश रेखाएं हैं। ठीक है। इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर प्राचीन ग्रीक विद्वान थे, उन्होंने ग्लोब को 3 कटिबंधों में विभाजित किया। यानी प्राचीन ग्रीक विद्वानों ने पूरे ग्लोब को अक्षांशों के आधार पे 3 कटिबंधों में विभाजित किया। वे कौन कौन से थे? आगे देखते हैं। सबसे है पहला आपका उष्ण कटिबंध।
यानी आपका टॉरिड जोन। और ये कहाँ से कहाँ तक होता है इसे हम आगे एक मॉडल में समझेंगे डायग्राम में। भूमध्य रेखा के दोनों ओर 23 डिग्री 23.5 डिग्री अक्षांशों तक विस्तृत भाग को उष्णकटिबंध कहते हैं। कितने डिग्री? 23.5 डिग्री अक्षांशों को क्या कहते हैं? आपका उष्णकटिबंध कहते हैं, जहाँ भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। भूमध्य की रेखा यहाँ पर हमेशा लंबवत होती हैं तथा शेष भागों में सूर्य वर्ष में कम से कम एक बार लंबवत अवश्य होता है। यानी भूमध्य रेखा पर तो लंबवत है, लेकिन उसके आसपास के जो एरिया हैं कम से कम एक बार लंबवत अवश्य होता है। भूमध्य रेखा के आसपास वाले भाग में ऊंचा तापमान होता है। जब सूर्य तप अधिक होगा तो जाहिर सी बात ऊंचा तापमान भी होगा। अगर ऊंचा तापमान है वहाँ पे तो शीत ऋतु नहीं पाई जाएगी। परंतु जो कर्क और मकर रेखाओं के पास का क्षेत्र है वहाँ पे ग्रीष्म और शीत ऋतु साफ उभर कर आती है। इसे हम एक मॉडल से समझ लेते हैं पहले एक बार, फिर इसके बाद हम आगे बात करते हैं कि ये कटिबंध कौन है। जैसे आपका ये एक पृथ्वी का मॉडल है, ठीक है। इसमें हम देखते हैं ये आपकी भूमध्य रेखा है, ये आपकी कर्क रेखा है, ठीक है। ये ध्रुव का एरिया है। ये आपकी मकर रेखा है 23.5 डिग्री अक्षांश। ये आपकी दक्षिणी ध्रुव की रेखा है, यानी 23.5 डिग्री ये है आपका नॉर्थ यानी कर्क रेखा, 23.5 डिग्री ये है साउथ यानी मकर रेखा, ये आपकी 0 डिग्री यानी भूमध्य रेखा। तो आपका ये वाला जो एरिया है ये है आपका उष्णकटिबंध, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा कटिबंध आएगा वो है आपका 23.5 से लेकर के 66.5 तक, दोनों गोलार्धों में, ठीक है मित्रों। ये वाला आपका एरिया पड़ेगा शीतोष्ण कटिबंध। इसके बाद है आपका शीत कटिबंध जो 66.5 से लेकर के ध्रुवों तक, यानी कि 66.5 से लेकर के जो 90 तक का एरिया है उसे हम कहते हैं शीत कटिबंध। अब आप इसकी लोकेशन आसानी से समझ जाएंगे। अब हम चलते हैं वापस। अभी हमने देख लिया उष्ण कटिबंध को, देख लिया। यहाँ पे सूर्य तप यानी सूर्य की किरणें हमेशा लंबवत पड़ती हैं, इसलिए यहाँ पर शीत ऋतु नहीं पाई जाती। इसके बाद अगला है आपका शीतोष्ण कटिबंध। सबसे पहले हमें लोकेशन ही पता होनी चाहिए कहाँ से कहाँ तक है। तो ये है आपका 23.5 डिग्री से 66.5 के मध्य, जैसा हमने उसमें ग्लोब में देखा था या डायग्राम में देखा था, बीच पाया जाता है। यहाँ पर दिन और रात्रि की अवधि अधिक होती है, दिन और रात की अवधि अधिक होती है, परंतु 24 घंटे से हमेशा कम ही होती है। सूर्य के उत्तरायण तथा दक्षिणायन की स्थितियों के कारण ऋतुओं में अंतर होता है। ग्रीष्म और शीत ऋतुओं के तापमान में अत्यधिक अंतर होता है। सूर्य की उत्तरायण और दक्षिणायन स्थिति क्या है? जैसे आपकी पृथ्वी है, ये भूमध्य रेखा है, ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है। सूर्य आपका हमेशा कर्क और मकर रेखाओं के मध्य में रहता है। तो सूर्य जब 21 मार्च 23 सितंबर को भूमध्य रेखा पर होता है, इसके बाद मार्च से लेकर जून तक वह उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा की ओर आगे बढ़ता है, तो इसे उत्तरायण स्थिति कहते हैं। तथा 23 सितंबर के बाद सूर्य मकर रेखा की ओर बढ़ता है, जिसे हम इसकी दक्षिणायन स्थिति कहते हैं। जैसे वर्तमान में नवंबर का समय है तो सूर्य की स्थिति कैसी है? दक्षिणायन है, ठीक है मित्रों। आगे देखते हैं। आगे है आपका शीत कटिबंध। इसकी लोकेशन क्या है? तो 66.5 से लेकर के ध्रुवीय केंद्रों तक, यानी 66.5 से लेकर के 90 तक दोनों गोलार्धों में शीत कटिबंध का विस्तार है। अब यहाँ पर सूर्य की किरणें अत्यधिक तिरछी होने के कारण तापमान हमेशा नीचा रहता है, जबकि भूमध्य रेखा पर क्या था? सूर्य की किरणें सीधी थी तो तापमान भी अधिक था। अब यहाँ पर शीत कटिबंध में सूर्य की किरणें तिरछी हैं तो तापमान भी नीचा होता है, ठीक है। यहाँ पर दिन तथा रात्रि की अवधि 24 घंटे से अधिक होती है, जबकि शीतोष्ण कटिबंध में 24 घंटे से कम थी। ध्रुवों के पास 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। यहाँ पर सूर्य कभी भी लंबवत नहीं होता है, ठीक है। जबकि भूमध्य रेखा पर सूर्य हमेशा लंबवत रहता है, जबकि ध्रुवों पर कभी लंबवत नहीं होता है, हमेशा तिरछा होता है। इसलिए यहाँ पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। चलिए हम आगे बात करते हैं। अब देखते हैं हम तापीय प्रतिलोमन क्या होता है। थर्मल इन्वर्जन। हम सामान्यतः जानते हैं कि हमारी पृथ्वी से
ऊपर की ओर जाने पर, जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तो तापमान गिरता जाता है, और तापमान कितना गिरता है, 1000 फीट पर 3.5 फ़ारेनहाइट गिर जाता है। अगर हम सेल्सियस में बात करें तो 1000 मीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। इसे हम कहते हैं नॉर्मल थर्मल नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं, यानी सामान्य पतन दर कहते हैं। लेकिन इस स्थिति में क्या होता है, जब नॉर्मल तापीय प्रतिलोमन होता है तो पृथ्वी से ऊपर जाने पर तापमान गिरने की बजाय बढ़ने लगता है। यानी कि जो गर्म वायु की परतें होती हैं वह ऊपर होती हैं, और जो ठंडी वायु की परतें होती हैं वो नीचे होती हैं। यानी कि ऊपर जाने पर तापमान का गिरना कहलाता है तापीय प्रतिलोमन। अब हम इसमें देखते हैं आगे कि तापीय प्रतिलोमन होता कितने प्रकार का है। इसमें हमारा सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तापीय प्रतिलोमन की, तो हम देखते हैं कि तापमान के प्रतिलोमन को निम्न प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1 है आपका अप्रवाही प्रतिलोमन, यानी कि नॉन एडवेक्शनल इन्वर्जन। इसके बाद अपवाही प्रतिलोमन को 2 भागों में बांटा गया है, धरातलीय प्रतिलोमन या विकिरण प्रतिलोमन, उच्च वायुमंडलीय प्रतिलोमन यानी अपर एयर इन्वर्जन। इसके बाद है आपका अगला है आपका प्रवाही प्रतिलोमन यानी एडवेक्शनल इन्वर्जन। इसमें आपका वाताग्रीय प्रतिलोमन या चक्रवातीय प्रतिलोमन, घाटी प्रतिलोमन यानी लंबवत प्रतिलोमन या धरातलीय प्रतिलोमन यानी क्षैतिज प्रतिलोमन, यानी घाटीय प्रतिलोमन को लंबवत प्रतिलोमन भी कहते हैं और धरातलीय प्रतिलोमन को क्षैतिज प्रतिलोमन भी कहते हैं। यहाँ पर लंबवत तथा क्षैतिज प्रतिलोमन का तात्पर्य वायु के संचरण की दिशा से है, ये हमेशा आप याद रखेंगे। इसके बाद अगला है आपका यांत्रिक प्रतिलोमन यानी मैकेनिकल इन्वर्जन, जिसमें है आपका अवतलन प्रतिलोमन यानी सब्सिडेंस इन्वर्जन और विक्षोभ यानी संवहनीय प्रतिलोमन। तापीय प्रतिलोमन के लिए आदर्श दशाएं से हम देखते हैं, इसे हम समझ लेते हैं क्योंकि यहाँ से मित्रों बहुत क्वेश्चन बनते हैं, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी बार पीजीटी का जो पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया था। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अप्रवाही प्रतिलोमन होता क्या है। हम इसमें देखते हैं कि जो धरातल के निकट वायुमंडल के सबसे निचले भाग में घटित होने के कारण इसे धरातलीय प्रतिलोमन कहते हैं। धरातलीय प्रतिलोमन क्यों कहते हैं? क्योंकि यह पृथ्वी के पास ही घटित होता है, ठीक है। इसमें हम देखते हैं कि मध्य तथा उच्च अक्षांशों के हिमाच्छादित भागों में जाड़े की लंबी रात्रि के समय पृथ्वी की सौरिक ऊष्मा की प्राप्ति समाप्त हो जाती है, जबकि पार्थिव विकिरण के निर्विरोध तीव्र गति से संपादित होने के कारण ऊष्मा का नाश अधिक होता है, जिस कारण धरातल ठंडा हो जाता है तथा उसके संपर्क में आने वाली वायु भी ठंडी हो जाती है, जबकि उसके ठीक ऊपर ऊष्मा का कम ह्रास होने से गर्म वायु की परत होती है। इसी कारण इसे विकिरण प्रतिलोमन भी कहते हैं। कहने का अर्थ ये है कि जैसे आपका ये हिमाच्छादित भाग है, सूर्य आपका ये है, तो दिन के समय तो यहाँ पर जो प्राप्त होने वाली विकिरण है वह परिवर्तित विकिरण से अधिक होती है, जिससे यहाँ का टेम्परेचर तो अधिक होता है। लेकिन जब रात का समय होता है, क्योंकि उच्च अक्षांश है यानी ध्रुवीय क्षेत्र है, तो रात के समय पार्थिव विकिरण अधिक होता है, लेकिन लघु तरंगों के रूप में विकिरण कम प्राप्त होता है, जिससे यह भाग अत्यधिक ठंडा हो जाता है क्योंकि सूर्य तब नहीं प्राप्त हो रहा, जबकि ऊपर का भाग गर्म होता है। और यही कंडीशन है प्रतिलोमन की कि नीचे ठंडी परत और ऊपर गर्म परत, तो इसलिए इसे कहते हैं हम धरातलीय प्रतिलोमन या विकिरण प्रतिलोमन कहते हैं। आगे हम देखते हैं कि आपका जो उच्च वायुमंडलीय प्रतिलोमन का आशय यही है कि जो उच्च वायुमंडलीय प्रतिलोमन का मतलब है कि आपको ये पता है कि जो आपकी समताप मंडल है वहाँ पर ओजोन गैस यानी O3 पाई जाती है,
और जो ओजोन गैस है वह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करती है, जिससे समताप मंडल में तापमान क्या होता है, बढ़ जाता है। यानी कि समताप मंडल में जो ओजोन परत के आसपास का क्षेत्र है वहाँ का तापमान बढ़ जाता है, जिस कारण तापीय प्रतिलोमन की स्थिति पैदा हो जाती है। इसीलिए इसको कहा गया है उच्च वायुमंडलीय प्रतिलोमन, यानी अपर एयर इन्वर्जन कहा जाता है। अगला देखते हैं प्रवाही प्रतिलोमन। प्रवाही प्रतिलोमन का संबंध आप ऐसे ले सकते हैं कि इसका संबंध गर्म और ठंडी वायु से है। आपको पता है कि गर्म वायु हल्की होती है और ऊपर उठती है, जबकि ठंडी वायु भारी होती है और नीचे बैठती है। इन्हीं दोनों कंडीशनों पर ये निर्भर करते हैं। इसमें अब हम देख लेते हैं कि जो आपका वाताग्रीय या चक्रवाती प्रतिलोमन है, इसमें होता क्या है कि उच्च एवं मध्य अक्षांशों में आपकी जो गर्म वायु और ठंडी वायु आमने सामने जब आ जाती हैं तो इस भाग में जहाँ पर ये मिलती हैं इसे हम वाताग्र कहते हैं। तो ठंडी वायु हमेशा नीचे बैठने का प्रयास करती है और गर्म वायु ऊपर चली जाती है। तो फिर से तापीय प्रतिलोमन की स्थिति हो गई, क्योंकि ठंडी वायु नीचे हो गई और गर्म वायु ऊपर हो गई, इसीलिए इसे वाताग्रीय या चक्रवातीय प्रतिलोमन कहते हैं। ठीक है। अब घाटी प्रतिलोमन या लंबवत प्रतिलोमन क्या होता है? ये आपका पर्वत है, यहाँ से जो ऊपर से पवनें नीचे की ओर आती हैं ये आपकी कैसी होती हैं? तो ये गर्म पवनें होती हैं। ठीक है, ये आपकी जो पर्वतों के ऊपर से आती हैं वह नीचे की ओर वह आपकी ठंडी पवनें होती हैं। ठीक है, और घाटी की ठंडी पवन गर्म पवन को ये ऊपर उठा देती हैं। तो स्थिति बन गई आपकी, ये ठंडी पवन नीचे आ गई, गर्म पवन ऊपर पहुंच गई, तो इसीलिए इसे कहते हैं घाटी प्रतिलोमन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला है आपका धरातलीय क्षैतिज प्रतिलोमन। इसका मतलब ये है कि यदि आपकी ठंडी पवन बह रही है लगातार और ये ऐसे क्षेत्र में पहुंच जाती है जहाँ पे ठंडी पवनें हैं, तो गर्म पवन ठंडी पवन के ऊपर निकल जाती है और ठंडी पवन नीचे बैठ जाती है, जिससे ठंडी पवनें नीचे हो जाती हैं और गर्म पवनें ऊपर हो जाती हैं। इसलिए इसे कहा गया है क्षैतिज प्रतिलोमन कहा गया है। आगे हम बात करते हैं मित्रों यांत्रिक प्रतिलोमन या अवतल। देखते हैं मित्रों आपका यांत्रिक प्रतिलोमन क्या है। यांत्रिक प्रतिलोमन का संबंध आप ऐसे समझ लीजिए कि वायु के लंबवत ऊपर जाने से है या नीचे आने से है। ऐसा कब होता है? जब आपको पता है कि गर्म वायु हल्की होती है तथा ये ऊपर उठती है, तथा ये ऊपर पहुंचने के बाद जिस क्षेत्र में ठंडी वायु होती है, ठंडी वायु भारी होती है और वो नीचे उतरती है, तो यानी कि गर्म वायु ठंडी पवनों का स्थान ले लेती है, जिससे ठंडी पवनें नीचे हो जाती हैं और गर्म पवनें ऊपर हो जाती हैं। तो इसे हम कहते हैं अवतलन प्रतिलोमन। ठीक है, अवतलन प्रतिलोमन कहते हैं। और ये होता किस कंडीशन में है? ये प्रति चक्रवातीय कंडीशन में अधिक होता है, क्योंकि प्रति चक्रवातीय कंडीशन में जो पवनें होती हैं वो ऊपर से नीचे उतरती हैं, और ऊपर से नीचे उतरने को पवनों का ऊपर से नीचे उतरना आपका अवतलन कहलाता है। विक्षोभ या संवाहिनी का मतलब होता है किसी क्षेत्र में यदि अत्यधिक गर्मी है तो वहाँ की पवनें गर्म होकर संवहन के रूप में ऊपर उठती हैं, और ऊपर पहुँचने के बाद ये उन क्षेत्रों में हो जाती हैं जहाँ पर ठंडी पवनें होती हैं, और ठंडी पवनें भारी होने के कारण गर्म पवनों का स्थान ले लेती हैं, जिससे ठंडी पवनें नीचे और गर्म पवनें ऊपर हो जाती हैं, जिससे ये तापीय प्रतिलोमन की स्थिति पैदा हो जाती है। अब हम देखते हैं कि तापीय प्रतिलोमन के लिए आवश्यक आदर्श दशाएं कौन सी हैं। यहाँ से मित्रों क्वेश्चन बनता है, इसे आप ध्यान से समझ लीजिएगा। सबसे पहला है आपका शीतकालीन लंबी रातें। जाहिर सी बात है कि हमें पता है कि जो सूर्य तप प्राप्त होता है पृथ्वी को, वो दिन के समय में ही प्राप्त होता है। यानी कि दिन के समय जो सूर्य तप प्राप्त करने की स्थिति है वह परिवर्तन की अपेक्षा अधिक होती है। ठीक है, लेकिन जब रात का समय होता है और शीतकाल होता है, ठंडी होती है, तो रात के समय पार्थिव विकिरण अधिक होता है
और सूर्य तप की प्राप्ति कम होती है, जिससे धरातल अत्यधिक ठंडा हो जाता है और उससे ऊपर वाला भाग अपेक्षाकृत गर्म होता है, जिससे तापीय प्रतिलोमन की स्थिति पैदा हो जाती है। आगे देखते हैं। आगे है आपका स्वच्छ एवं मेघ रहित आकाश या अत्यधिक उच्च बादल। यानी कि स्वच्छ एवं मेघ रहित आकाश का आशय है कि यदि आपका बीच में कोई बादल नहीं है और सूर्य की किरणें इस सीधे धरातल पर आ रही हैं, तो इनका विकिरण भी शीघ्रता से अधिक होता है, क्योंकि हमने इससे पहले काउंटर रेडिएशन की बात की थी और हमने देखा था कि पार्थिव विकिरण के माध्यम से जब पृथ्वी से दीर्घ तरंगें ऊपर जाती हैं, तो यदि बादल होता है तो टकरा करके नीचे आती हैं, जिससे आपके पृथ्वी के धरातल का तापमान बढ़ा देती हैं। लेकिन बादल ना होने के कारण यह विकिरण तीव्रता से आकाश में यानी अंतरिक्ष में निकल जाता है, जिससे धरातल ठंडा हो जाता है। लेकिन इसकी अपेक्षा ऊपर वाला जो भाग है ये हमेशा गर्म रहता है, जिससे तापीय प्रतिलोमन की स्थिति पैदा हो जाती है। आगे देखते हैं शुष्क पवन। आपको ये पता है कि शुष्क पवन जो सूर्य तप है उसका अत्यधिक अवशोषण करती है। जो शुष्क पवनें हैं वह सूर्य तप का कम अवशोषण करती हैं आर्द्र पवनों की अपेक्षा। और यदि शुष्क पवनें धरातल के पास होंगी अगर, तो वह सूर्य तप का अवशोषण नहीं करेंगी, तो जाहिर सी बात है कि ये परतें ठंडी होगी और ऊपर जाने पर ये परतें गर्म होंगी, जिससे तापीय प्रतिलोमन की स्थिति बन जाती है। आगे आपका शीत एवं स्थिर वायुमंडल या पवन संचार मंद हो। कहने का आशय ये है कि यदि वायु का प्रवाह होता है तो वह इस स्थान की ऊष्मा को ले जाकर यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देती है, लेकिन जब अगर वायुमंडल स्थिर है और पवन संचार मंद होता है, तो वह ऊष्मा का स्थानांतरण एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं कर पाती है, जिससे तापीय प्रतिलोमन की स्थिति पैदा होती है। अगला है आपका हिमाच्छादित धरातल। अभी हमने इससे जस्ट पहले देखा आपका कि जो हिमाच्छादित भाग होता है, हिमाच्छादित भाग होगा कहाँ? जाहिर सी बात है उच्च अक्षांशों पर होगा। तो उच्च अक्षांशों पर दिन के समय तो सूर्य तप प्राप्त होता है, लेकिन रात के समय सूर्य तप कम प्राप्त होता है, जबकि पृथ्वी से विकिरण के माध्यम से ऊष्मा का ह्रास अधिक होता है, यानी कमी अधिक होती है, यानी प्राप्ति कम और कमी अधिक, जिससे निचले भाग में आपके ठंडी परतें होती हैं और ऊपर वाले भाग में आपकी गर्म परतें होती हैं, जिससे आपका तापीय प्रतिलोमन को मदद मिलती है। ठीक है मित्रों, आगे हम बात करते हैं आपकी समविसंगति तापमान की। आप पहले विसंगति समझ लीजिए कि किसी भी स्थान विशेष के औसत तापमान तथा उस स्थान के अक्षांश के औसत तापमान के अंतर को तापीय विसंगति कहते हैं, यानी थर्मल एनोमली कहते हैं। यह भी मित्रों क्वेश्चन पूछा जा चुका है। उदाहरण के लिए यदि 30 अक्षांश का औसत वार्षिक तापमान 20 डिग्री सेल्सियस है तथा उसी अक्षांश पर स्थित ए स्थान का औसत वार्षिक तापमान 30 डिग्री है, तो इसमें तापीय विसंगति आपकी 10 डिग्री सेल्सियस की है। इस तरह समान तापीय विसंगति को समविसंगति तापमान या समान तापीय विसंगति वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को समविसंगत रेखा यानी आइनोनोमल्स कहते हैं। यानी मानचित्र पर ऐसी रेखाएं जो समान विसंगति वाले स्थानों को मिलाती हैं उन्हें समविसंगति रेखा कहते हैं, और ऐसे मानचित्र जो इनको प्रदर्शित करते हैं उन्हें समविसंगत मानचित्र कहते हैं। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए ये आपका 30 डिग्री अक्षांश है, इस पर दो स्थान है ए और बी। ठीक है, इस अक्षांश का जो तापमान होना चाहिए औसत मान लीजिए कि वो 20 डिग्री होना चाहिए, 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, लेकिन एक स्थान पर तापमान कितना है? 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, लेकिन ए स्थान का तापमान है आपका 10 डिग्री सेल्सियस है। तो होना तो चाहिए थे 20 डिग्री सेल्सियस, लेकिन है कितना? 10 डिग्री सेल्सियस। तो ये इसमें अंतर कितना पैदा हो गया? -10, 20 - 10 = 10। इसे हम कहते हैं तापीय विसंगति। विसंगति शब्द आप किसी के साथ भी जोड़ सकते हैं, यानी कि एक स्थान का जितना एक्चुअल होना चाहिए उससे जब कम ज़्यादा एक्चुअल मान होता है तो उसे ही हम विसंगति कहते हैं। ठीक है मित्रों, तो मित्रों आपका इस वीडियो में हमने
तापमान के क्षैतिज वितरण की बात की, जिसमें हमने मंडलों को देखा, उष्णकटिबंध, शीतोष्णकटिबंध और शीतकटिबंध को देखा। इसके बाद हमने तापीय प्रतिलोमन की बात की कि क्या होता है, यानी कि ऊंचाई के साथ तापमान का बढ़ना। और तापीय प्रतिलोमन के प्रकारों को हमने देखा, अपवाही प्रतिलोमन, प्रवाही प्रतिलोमन, यांत्रिक प्रतिलोमन को देखा। इसके बाद प्रतिलोमन, तापीय प्रतिलोमन के लिए आदर्श दशाएं कौन सी हैं, जिसमें हमने शीतकालीन लंबी रातें, स्वच्छ एवं मेघ रहित आकाश या अत्यधिक उच्च बादल, शुष्क पवन होनी चाहिए, शीत एवं स्थिर वायुमंडल या पवन संचार मंद हो, हिमाच्छादित धरातल हो। इसके बाद हमने समविसंगत तापमान को देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही मित्रों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसे ही आप सीखते रहें। इसके बाद जो वीडियो आएगा आपके उच्च वायुदाब से रिलेटेड होगा, उसे भी जल्दी ही आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तब तक आप प्रसन्न रहिए, सीखते रहिए हमेशा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद मित्रों। मिलते हैं जल्दी ही।